Hello, आदाब, वेलकम टू आवर चैनल IVF एम्ब्रियोलॉजी सपोर्ट। आज हम फिर से आपके पास एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं जिसका हमारा मेन जो मुद्दा है यही है कि एज की इम्पोर्टेंस क्या है। चाहे हम देख लें फर्टिलिटी में एज जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम यही उम्मीद रखते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत फायदा होगा। अगर आपके कुछ कमेंट्स होंगे वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान है उनका नाम है डॉक्टर पुनीत राणा अरोरा। वेलकम मैम। डॉक्टर पुनीत राणा अरोरा जो है ये सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जिनका 10 साल से ज्यादा जो प्रैक्टिस है उन्होंने NHS UK में की है और अब ये फाउंडर एंड डायरेक्टर सिफार गुड़गांव जो दिल्ली में एक सेंटर है इनका। वेलकम मैम। हम सबसे पहला क्वेश्चन जो इनसे पूछेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एज। ये जो एज है हम हमेशा कहते हैं कि एज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है फर्टिलिटी में। आज हमें इसके बारे में बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ एज जो है फर्टिलिटी में क्या इम्पोर्टेंस है एज की। थैंक यू वसीम एंड गुड इवनिंग एंड आदाब। मैं ये कहना चाहूंगी कि आज वसीम ने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चूज किया है बिकॉज आजकल जो हम अपने क्लिनिक्स में अपने IVF सेंटर्स में देखते हैं कि एज जो है वो बढ़ती जा रही है। जो कपल्स ट्रीटमेंट लेने आते हैं फर्टिलिटी का, एक जमाना था कि वो 25-30 साल में आते थे, आज वो 35-40 साल 45 साल में आते हैं। तो हमारी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है कि एज के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एज की क्या लिमिटेशंस हैं, एज की क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जैसे कहते हैं कि हर चीज का एक टाइम होता है, राइट। जैसे हम कहें बॉडी में कुछ सेल्स हैं, सेल्स एज होना शुरू हो जाते हैं। दैट्स वाई अगर हम देखें हमारे फेस पे एज के साथ रिंकल्स आ जाते हैं। वैसे ही जो रिप्रोडक्शन है एग और स्पर्म से होता है, तो वो भी एक तरह से सेल्स है। तो वो सेल्स की भी एक कैपेसिटी है काम करने की, एक सर्टेन एज लिमिट है काम करने की। तो अगर वो एज लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उनकी जो क्षमता है एक प्रेगनेंसी बनाने की, एक पूरा बेबी बनाने की, वो कम हो जाती है। इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब कि कितनी कैपेसिटी है कि वो एक हेल्दी एम्ब्रियो, हेल्दी बच्चा बना सके। हम जो कहते हैं कि जो इसकी एज है मेल्स और फीमेल्स में जनरली हम डिफरेंटली डिफाइन करते हैं इसको। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के बारे में कि फीमेल्स और मेल्स में जो फर्टिलिटी एज है इसमें कितना डिफरेंस है कि अगर हम देखें मेल्स की एज कितना मैटर करती है ओवरऑल फर्टिलिटी में, और जो फीमेल्स है उनकी एज की इंपॉर्टेंस क्या होते हैं फर्टिलिटी में। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम ये एक डिफाइन नहीं कर सकते कि ठीक है 25 साल से लेके 35 साल तक एक अच्छी एज है। यस, इन फीमेल्स वी कैन से कि भाई 25 से 35 के बीच में हमें प्रेगनेंसी कर लेनी चाहिए। मतलब दो कारणों से करनी चाहिए। एक कि कोई हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज प्रेगनेंसी होना एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है जो कि अपने आप हो जाना चाहिए। तो इसमें 25 से 35 साल के बीच में जनरली दिक्कतें कम आती हैं, फिर भी आ सकती हैं बट कम आती हैं। बट एज एज एडवांसेस 35 से ऊपर जाता है तो हमारे जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, जैसे हम कहते हैं कि अगर एक साल में प्रेगनेंसी 90% पेशेंट्स में एक साल में प्रेगनेंसी हो जाएगी अगर वो ट्राई कर रहे हैं, 35 साल के बाद हम कहेंगे वो चांसेस 60% रह जाते हैं, तो वो कम हो जाते हैं। तो ये हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं। मेल्स में जनरली बिकॉज जो एग और स्पर्म्स बनते हैं उनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट है। तो अगर हम कहते हैं फीमेल्स में 35 साल है तो मेल्स में 45 साल के आसपास है, तो वो 10 साल उनके पास और लेवरेज है कि वो ट्राई लेट कर सकते हैं। बट एक फीमेल एज बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है एंड उसके लिए बिकॉज जो फीमेल एग्स हैं वो आप कह लो पैदाइशी होते हैं, वो नए नहीं बनते। स्पर्म्स नए बनते रहते हैं हर 3 महीने, लेकिन फीमेल एग्स डिफाइंड है, इसलिए उनकी एज का ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हम टाइमली प्रेगनेंसी करें देन द मेल एज। जी, टाइमली प्रेगनेंसी की आपने बात की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है ये कि क्या राइट एज है किसी भी फैमिली को स्टार्ट करने के लिए, फीमेल पर्सपेक्टिव से और मेल पर्सपेक्टिव से, कि व्हाट इज द राइट एज। सो ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज एक कपल जब शादी करता है तो उनको रेडी भी होना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि चलो शादी हुआ और आप नेक्स्ट से ट्राई करना शुरू करो, आपको अगर ब्रेक चाहिए तो दैट इज फाइन।
लेकिन एज, अगर जैसे हम एज की बात कर रहे हैं, लिमिटेशंस है, तो अगर एक फीमेल 25 साल की से लेट शादी करती है तो उसको एक वो मिलना चाहिए बेल कि भाई टाइम हो गया है, प्रेगनेंसी करनी चाहिए। सो अगर मैं आइडियल एज की बात करूं 25 से लेके 35, सो मैक्सिमम 35-36 तक। अगेन लाइक आई सेड बिफोर कि जैसे मैंने पहले कहा कि उसमें मदद की कम जरूरत पड़ती है, प्रेगनेंसी 36 साल के बाद भी हो जाती है। बट अगर हम कहें कि एक सपोर्ट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की या हेल्प चाहिए, ये भी कह सकते हैं कि बहुत कम जो है चांसेस हैं प्रेगनेंसी होने के 36 साल के बाद। सो 36 आपके लिए वो होना चाहिए कि एक कट ऑफ होना चाहिए कि उससे पहले मुझे प्रेगनेंसी करनी है, बिकॉज उसमें हेल्थ की भी कम जरूरत पड़ती है और जो नॉर्मेलिटी है प्रेगनेंसी की वो भी चांसेस होते हैं कि बच्चा नॉर्मल पैदा हो। ये नॉर्मेलिटी की बात हो रही है, तो अगर हमारे पास ऐसे कंडीशंस आते हैं, फॉर एग्जांपल जो एज है 36 किसी ने क्रॉस किया, तो कौन सी एबनॉर्मलिटीज हम देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, स्पेशली जो वुमेन्स पर्सपेक्टिव में हम बात करें। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने उठाया वसीम, कि अगर हम देखें जो हम कहते हैं एज के साथ कॉम्प्लिकेशंस, जनरली वो फीमेल एग्स से आती है, बिकॉज फीमेल एग्स जो है वो बहुत डेलिकेट है। उनमें एक स्पिंडल होता है जो कि आप कह लो 36 साल के बाद, जैसे मैंने कहा हर सेल एक वीक होता है, वैसे ही एक फीमेल एग 36 साल के बाद थोड़ा वीक होना शुरू हो जाता है, और जो उसको पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी बनानी है उसमें एबनॉर्मेलिटीज आ सकती है। वही मेल का अगर देखें तो 45 साल तक हमें नॉर्मल स्पर्म मिल सकता है, लेकिन फीमेल्स में जैसे हम कहें कि क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज कहते हैं, तो स्पिंडल की वजह से कुछ क्रोमोसोम की दिक्कत है। अगर उससे कॉमन प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जैसे कि हम कहते हैं मंगोलिज्म वाला बच्चा या डाउन सिंड्रोम हो गया, या क्रोमोसोम 18 का जैसे हम कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, क्रोमोसोम 13 का हो गया पटाओ सिंड्रोम हो गया। तो जो क्रोमोसोम की प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाती हैं अगर हमारी मैटरनल एज या माँ की एज अगर 36 या 40 के बियॉन्ड चली जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि अगर हमें चेक ही करना है एज से रिलेटेड इफेक्ट, तो कौन से टेस्ट हमें ऐसे करने चाहिए जिनसे हमें पता चले कि हमारा फर्टिलिटी स्टेटस क्या है अभी इस टाइम पे। अगर किसी की एज 30 है, अगर किसी की एज 35 है, कौन से ऐसे टेस्ट करने चाहिए हमें जिससे हमें ये पता चले कि हमारी फर्टिलिटी जो है क्या है अभी इस टाइम स्टेटस। सो इसलिए मैं वही कहूंगी कि जैसे आजकल हम अपनी बॉडी के बारे में बहुत अवेयर हैं, हम बॉडी चेकअप कराते हैं, हम जनरल हेल्थ चेकअप कराते हैं, वैसे ही हमें अपनी फर्टिलिटी पे नजर रखनी चाहिए और फर्टिलिटी चेकअप कराना चाहिए। उसमें मेनली 2 चीजें हैं। जैसे मैंने कहा कि एग और स्पर्म मेल है, तो एग के चेक के लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, और मेल के चेक के लिए स्पर्म होता है जिसको हम कहते हैं सीमन एनालिसिस। सो ये दोनों चेक अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये दोनों चेक टेस्ट के लिए आप जरूर पूछें और उनसे डिस्कस करें और पता करें कि आपके लेवल्स क्या हैं, बिकॉज AMH जो है वो टाइम और एज के साथ कम होता है। जैसे मैंने कहा कि 36 हम जनरली एक मानते हैं लिमिट जिसमें कि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस कम है, तो 36 अगर हम कहते हैं वैल्यू 2 या 3 की नॉर्मल है तो 36 के बाद वो कम होनी शुरू हो जाती है, और अगर एक बार कम होती है, अगर लेस देन 2 चली गई तो वो हर 3-6 महीने और जल्दी गिरती जाएगी। तो हमें इंडिकेशन मिल जाना चाहिए कि अगर मेरा वैल्यू 2 से कम है और मेरी एज 36 से ज्यादा है, इसका मतलब मेरा टाइम आ गया है कि मुझे और वेट नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी को जल्दी प्लान कर लेना चाहिए। मैम आपकी एक स्पेशलाइजेशन ये भी है जो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन जो है, आप इसमें भी स्पेशलाइज्ड हैं, तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के बारे में बताएं कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि दे डोंट वांट टू ट्राई राइट नाउ, वो चाहते हैं कि फैमिली थोड़ा सा लेट स्टार्ट करें, उनके लिए क्या क्या फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ऑप्शंस हैं? सो जैसे हर चीज एडवांस हो रही है, साइंस भी एडवांस हो रही है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि हमारा AMH एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एज के साथ कम होना शुरू हो जाता है। एंड लेट्स से कि 33-34 पे आपने चेक करवाया जिसमें AMH आपका 1.5 आया या 2 बॉर्डर लाइन आया, और आपको लगता है नहीं मेरा तो अभी करियर चल रहा है, मेरी अभी जॉब शुरू हुई है, तो मैं अभी नहीं कर सकती, मेरे पास 2-3 साल तो मैं सोच भी नहीं सकती। तो उस केसेस में जिसको हम कहते हैं कि होल्ड योर फर्टिलिटी, होल्ड मतलब कि आपकी जो फर्टिलिटी है, जो फर्टिलिटी आपको किससे मिलती है, आपके एग्स से, तो हम उन एग्स को फ्रीज कर लें।
राइट, बिकॉज जो हमारी फ्रीजिंग टेक्निक्स हैं लैब में, और वसीम भी इसके बारे में बताएंगे बिकॉज वसीम ज्यादा टाइम लैब में रहते हैं, जो फ्रीजिंग टेक्निक्स हैं वो हमारी बहुत एडवांस हो गई है, जिसको हम कहते हैं विट्रिफिकेशन। तो उसमें अगर हम कोई डेलिकेट चीज जो एग्स है फ्रीज करते हैं तो उसका अगर हम उनको बाहर वापस निकालें तो उनके अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो मैं ये कहूंगी कि अगर किसी फीमेल को लगता है कि नहीं मेरा करियर आ रहा है और अभी प्रेगनेंसी नहीं करनी है, तो फ्रीजिंग ऑफ एग्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन, उसको कंसिडर करना चाहिए। अपने डॉक्टर या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जाके इसका डिस्कशन जरूर करना चाहिए। और सिमिलरली मेल्स का भी सो लाइक आई सेड कि मेल्स में थोड़ा सा लीवेज होता है, बट अगेन ऐसा नहीं है कि 45 जैसे हमने कहा है कि वो कट ऑफ है। एक आप फर्टिलिटी चेक कराएं, अगर उसमें कुछ एबनॉर्मल पैरामीटर्स दिखने शुरू हो गए हैं जल्दी, तो वो भी आपके लिए एक गाइड है कि नहीं, मेरा जरूरी नहीं है कि 45 तक ठीक रहे, मैं उसको प्रिजर्व कर लूं। अगर मैं अभी तैयार नहीं हूं प्रेगनेंसी के लिए या मेरी वाइफ अभी तैयार नहीं है, तो मैं उसको प्रिजर्व कर लूं, जिसको हम कहते हैं स्पर्म क्रायोप्रिजर्वेशन। जो मैम ने एक बार हमसे कहा है कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन जो है, चाहे वो एग्स की हो, जिसमें हम एग यूजुअली क्या होता है, एक सिंगल सेल होती है। अगर हम देखें आज से 10 साल पहले शायद हमारे पास वो ऑप्शंस नहीं थे कि हम इस सिंगल सेल को फ्रीज कर दें। और आज की अगर टेक्नोलॉजी देखें, आजकल हमने ऐसे मीडियाज डेवलप किए हैं जो कि इवॉल्विंग है, और इसमें ये सेल जो है, जो हमारा पहले 70% जो सर्वाइवल रेट है, कि जैसे हम एग्स जो है उनको वापस लाइव लाते थे इस सेल को, आज वही हमारे पास ऑलमोस्ट 100 टचिंग है। तो वो एक ऑप्शन है कि अगर आप लेट फैमिली शुरू करना चाहते हैं, कम से कम इस पर ध्यान दें कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, जिसको हम साइड विट्रिफिकेशन भी कहते हैं, उनको यंग एज में फ्रीज कर दीजिए, ताकि आप लेटर स्टेजेस में अपनी फैमिली जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैम कितने परसेंटेज लोग ऐसे हैं जो ऑप्ट करते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल भी लोगों का ऐसा बना है जिसमें हम देख लें हर बार जो है इतनी फास्ट लाइफ होती है, पता भी नहीं चलता है कि 30 ईयर्स कब हुए, 35 ईयर्स कब होते हैं, फिर उनको ध्यान रहता है कि काश मैंने ऐसे किया। तो कितने % लोग ऐसे हैं जो इस फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का फायदा उठाते हैं? तो अभी मैं कहूंगी ये नंबर कम है, बिकॉज जैसे हम ये आपको अवेयर कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, तो बहुत लोगों को पता भी नहीं है, राइट। इनफैक्ट अगर मैं कहूंगी कि अगर आप किसी से बात करें तो आप भी इस चीज की अवेयरनेस बढ़ाएं, बिकॉज ऐसे ही हम एक दूसरे को बताएंगे और उनकी हेल्प करेंगे। सो अभी अगर मैं देखूं हमारा ट्रेंड क्या है कि जैसे 35-36 पे लोग सोचते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो अभी जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं जिनका 40 क्रॉस हो गया है। तो 40 क्रॉस हो गया है तो AMH कम हो गया, तो उसमें वैसे ही चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कम होते हैं। और अगर इस टाइम पे रिक्वेस्ट आती है तो भले ही हम एग फ्रीज कर ले, इसके इतने चांसेस नहीं होते। तो मैं कहूंगी कि अगर राइट फ्रीजिंग की जो एज है, दैट शुड बी बिटवीन 32 से लेके 38, 39, मैक्सिमम 40 तक, बिकॉज यहाँ पे आई वुड से कि उसको फ्रीज करने का मैक्सिमम फायदा होगा, बिकॉज अभी भी हमारे एग्स यंग हैं। 40 के बाद फ्रीज करेंगे उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है, कर सकते हैं बट बहुत एडवांटेज नहीं है, जैसे क्योंकि वसीम ने कहा कि एग बहुत एक डेलिकेट स्ट्रक्चर है, तो वो एज के साथ और डेलिकेट हो जाता है। तो उसको अगर हम राइट टाइम पे फ्रीज करें, दैट इज बेटर, एंड फॉर दैट अवेयरनेस बहुत जरूरी है, हमें पता होना जरूरी है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। जी, एडवांस मैटरनल एज एक और कंडीशन है जिसमें वुमेन्स की एज जो है 35 से जो ज्यादा हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली ही लेट स्टार्ट करते हैं आफ्टर 35। उनके लिए क्या ऑप्शंस है और कि वो क्या कर सकते हैं अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करने? सो अगर आप सब, हम जनरली कहते हैं कि लेट्स से अगर हमारे पास कोई कपल आया जिसमें कि फीमेल एज 30 इयर्स की है, सिर्फ वो फर्टिलिटी चेकअप के लिए आए और उनके हमने सारे चेकअप किए, जैसे मैंने कहा AMH चेक किया, हमने उनका थायराइड चेक किया, हमने उनका सीमन चेक किया और सब कुछ ठीक है, तो हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी आप 6 महीने से 1 साल में ट्राई करें, बिकॉज 90% चांस है प्रेगनेंसी अपने आप हो जाएगी। नहीं होगी तो आप हमारे पास 1 साल के बाद आए, बट वो 1 साल में आना जरूरी है, बिकॉज वो अगर सब कुछ ठीक है तो 1 साल के अंदर अंदर प्रेगनेंसी 90% केसेस में हो जानी चाहिए। ये नहीं कि हम अपने ट्रीटमेंट को खींचते रहे, नहीं हो रहा कुछ और। सो इसलिए प्रेगनेंसी होने के रास्ते 3 ही हैं। नेचुरल ट्राई करिए, जो कि हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक है तो आप 1 साल के लिए ट्राई करें। अगर हम कहें नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एक IUI का, जिसमें कि हम स्पर्म्स को वॉश करके यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है IVF का।
सो अगर सपोज करो आप मेरे पास आते हो और आपकी एज 33 है लेकिन AMH 1 आया है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 1 साल नेचुरल ट्राई करो, क्योंकि मुझे पता है कि आपका AMH कम हो रहा है, आपके एग्स कम हो रहे हैं, तो मैं आपको शायद सिर्फ 3 या 4-6 महीने मैक्सिमम दूं नेचुरल ट्राई करने के लिए, और उसके बाद हम कहें कि आप IUI कराएं या IVF कराएं। सो वो टाइम इज अ बिग एसेंस, टाइम का बहुत AMH के बारे में बात कर रहे थे, तो AMH जो है अगर हम इसी पेशेंट का देख लें जो 35 इयर्स है, अगर उसका 1 भी AMH होगा, हो सकता है नेक्स्ट ईयर जब वो आए वो 0.5 भी हो सकता है। करेक्ट। तो एज तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ही, AMH भी है, दोनों चीजें को कॉम्बिनेशन करके, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि अपना फर्टिलिटी चेक जरूर कराएं, बिकॉज उसमें आपका एज, AMH, आपको एक रियलिस्टिक आइडिया मिल जाएगा कि आपके पास कितना टाइम है नेचुरल ट्राई करने के लिए, और अगर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप प्लान नहीं करना चाहते कि आप अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हो, सो एटलीस्ट आपके पास ऑप्शंस होंगे, एंड देन यू कैन हैव योर ओन चाइल्ड, बिकॉज एक अपना बच्चा होना भी एक पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड की चीज होती है, राइट? तो दैट इज इम्पोर्टेंट। जी, अगर ऐसे भी लोग आते हैं जो 40 ऑलरेडी क्रॉस किया है जिन्होंने, और जो भी एडवांस मैटरनल एज में ही आता है जिनकी एज 35 से ज्यादा, अगर 40 किसी ने क्रॉस किया है तो जेनेटिक्स हमें पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे क्रोमोसोम्स तो एबनॉर्मल होंगे, मेजॉरिटी ऑफ, जिसमें हम कहेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ एग्स पे होगा वो एबनॉर्मलिटी होगी, तो उनके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं कि क्या कर सकते हैं? अगर हमने इनफैक्ट IVF के लिए भी वो चले गए तो उनके पास क्या ऑप्शंस है कि वो क्या कर सकते हैं ताकि हमें नॉर्मल हेल्दी बेबी मिल जाए? सो अगर सपोज 40 पे हो गए हैं तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो ट्राई कर रहे हैं, नहीं होगा, तो इसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, हमें IVF कंसिडर करना चाहिए। IVF में भी IVF एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करते हैं, बट ये नहीं पता चलता कि वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। तो उसको हम अगर एबनॉर्मल करना है तो एडवांस टेस्ट होता है जिसको हम PGT-A कहते हैं, जिसको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, जिसमें कि हम एम्ब्रियो का सेल लेते हैं अंदर से उसको चेक करने के लिए कि उसमें सारे क्रोमोसोम्स जो हैं उस एम्ब्रियो में, उस बेबी में, वो सारे सही है कि नहीं है। सही होंगे तो मतलब वो जेनेटिकली नॉर्मल है, उसको हेल्दी प्रेगनेंसी देने के चांसेस अराउंड 80% है। बट अगर वो एबनॉर्मल क्रोमोसोम आते हैं तो वो हम एम्ब्रियो नहीं डालते हैं, बिकॉज एक एबनॉर्मल चाइल्ड भी उसको रेज करना लाइफ में वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के लिए। तो एक हेल्दी और नॉर्मल चाइल्ड होना भी बहुत जरूरी है, विच कैन बी टेस्टेड बाय PGT। जी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट जो होते हैं उसमें हम चेक करते हैं क्रोमोसोम्स के ये जो सेल्स, क्योंकि हमारी जिंदगी की शुरुआत ही एक सेल से होती है जिसको हम जाइगोट कहें देखा जाए, जिसमें जब हम स्पर्म और एग जब मिलते हैं तभी जाइगोट बनता है। उसके बाद शुरुआत होती है डे 1 की, डे 2 की। सिमिलरली जब ये डे 5 ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जो है, जब उस स्टेज पे पहुंच जाता है तब जाके हम इसमें से, क्योंकि शुरुआत जब एक ही सेल से हुई है तो हम यही कंसिडर करता है कि सारे के सारे सेल जो होते हैं वो जेनेटिकली सेम होंगे, तो वो सेल्स निकाल के जब उनकी टेस्टिंग होती है तब जाके हम उसको कंसिडर कर सकते हैं ट्रांसफर या न ट्रांसफर। इन केस इस कंडीशन में अगर हमारे पास सबके सब एबनॉर्मल आ तो इस कंडीशन में पेशेंट क्या कर सकते हैं? सो अगर सब एबनॉर्मल आए हैं तो ऑब्वियसली हम उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर नहीं करेंगे, बिकॉज वो एथिकली सही नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शंस हैं कि हम ट्राई करते रहे, बिकॉज 2% चांसेस हैं कि वो नॉर्मल आ सकते हैं दोबारा। सो अगर हम ट्राई करते रहे, दोबारा IVF करें, दोबारा उनको सेल्फ, हाँ, बिकॉज 2% चांस है कि वो शायद नॉर्मल कभी आएंगे, बट उसके लिए कितनी बार IVF ट्राई करना पड़ेगा वो अलग चीज है। हम हर मंथ ट्राई करें, हर मंथ एम्ब्रियोज को भेजें, और जिस मंथ वो नॉर्मल आए उस मंथ हम ट्रांसफर करें। सो एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन होता है कि जैसे मैंने कहा कि एज एक लिमिटेशन है, एग्स का रिजर्व कम हो जाता है, तो जैसे हमारे दूसरे ऑर्गन्स हैं, लिवर, किडनी, जब वो काम नहीं करते हैं तो हम डोनेशन की बात करते हैं। तो दूसरा साइकिल होता है कि हम चलो एग्स बोरो कर लें किसी से। उसके लिए काफी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस हैं, विच वी ऑल रिस्पेक्ट, बट 2 ऑप्शंस ही हैं, वेदर IVF ट्राई करते रहो और जिस मंथ एबनॉर्मल एम्ब्रियो है वो डालो, या फिर हम डोनेशन के लिए कंसिडर करें।
जी, इसको अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बताएं, इसको एक टर्म भी कहते हैं जिसको कहते हैं एम्ब्रियो पुलिंग। एम्ब्रियो पुलिंग में जब हम एक से ज्यादा साइकिल्स करते हैं तो सारे एम्ब्रियोज आपके चेक हो जाएंगे। जिस टाइम पे आपका जो है एम्ब्रियो नॉर्मल निकलेगा वो हम ट्रांसफर करेंगे। अगर अब जो कंक्लूडिंग लाइंस हमारे लिए होगी, आपकी मैसेज क्या होगी, चाहे जनरल यूथ को या कपल्स को, कि क्या करना चाहिए, एज की कितनी कदर होनी चाहिए हमें? सो वही है कि मैं ये कहूंगी कि फर्टिलिटी को अपना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनाए लाइफ का और उस पर चेक रखें। सबसे पहले अगर आप, जैसे आपने कहा कि मैंने थायराइड चेक कराया, मैंने सीबीसी चेक कराया, अब अपनी फर्टिलिटी को भी चेक कराए, ताकि अगर उसमें कुछ लेवल्स में ऊपर नीचे आया है तो एटलीस्ट आपको नॉलेज हो, आप एक स्पेशलिस्ट से बात कर सके कि मेरे पास क्या ऑप्शंस है, कि मेरा ये फर्टिलिटी आया है। आपको पता है कि मेरे प्रेगनेंसी के चांसेस कितने % है अगर मेरा ALH कम हो गया। सो आई वुड से कि फर्टिलिटी चेक कराना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है इस बारे में, डिस्कशन एक स्पेशलिस्ट से बहुत जरूरी है, ताकि आपको सही राह मिल सके और सही ऑप्शंस मिल सके जो आप ले सको आगे। चले, आज हम यही इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। आप हमें लाइक और शेयर करते रहें। खुदा हाफिज।